बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर अपना जियान दूसरी क्लास में ब्रेक थ्रू करने के लिए जाने वाला है। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते वीडियो कर दे शुरू। सीन कुछ ऐसा होता है कि मास्टर यावलो और जियान की टोली एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन से फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ जाती है। और इस पूरी बोधिसत्व ट्री की जर्नी के दौरान सबसे ज्यादा फायदा जियान को ही हुआ था, क्योंकि उसने बोधिसत्व ट्री के अंदर 100 रिकार्नेशन को ही फेस नहीं किया, बल्कि उसे बोधिसत्व हार्ट भी मिल चुका है। और ऊपर से उसके पास जो 11 बोधिसत्व सीड्स है उन्हें भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और अगर हम जियान के पहले 2 रिवॉर्ड्स को छोड़ भी दे तो 11 बोधिसत्व सीड्स ही तबाही मचाने के लिए काफी है, क्योंकि अगर कोई 11 बोधिसत्व सीड में से एक भी बोधिसत्व सीड बाहर निकाल लेता है तो कहीं पीक 2 लेवल के एक्सपर्ट मार्केट पे उतर आएंगे। एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन से वापस आने के बाद जियान का ग्रुप एक हफ्ते तक रेस्ट करता है, और इस टाइम के दौरान ये लोग पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे। और ये एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही। और अगर जियान के स्टोरेज रिंग के अंदर का बोधिसत्व सीड जियान को नींद से नहीं जगाता तो ये लोग अभी भी बोधिसत्व ट्री की इल्यूजन के अंदर ही फंसे रहते, और एंड में जाके इन लोग बैंशिंग पपेट जैसी हो जाती जिनसे कि इन लोगों ने फाइट करी थी। यार फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आने के बाद जियान तुरंत उस बोधिसत्व हार्ट को रिफाइन नहीं करता, और उसे अच्छे से पता था कि ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से एकदम परफेक्ट तरीके से रिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान कोई भी गलती अलाउ नहीं होगी। और इसी वजह से जियान अपनी पीक कंडीशन में वापस लौटने के लिए 1 महीना और लगा देता है। और इस टाइम के दौरान टीचर यावलो और जियान इस चीजों को प्रिपेयर कर रहे होते हैं जो कि बेंशिंग क्लास में एडवांस होने के चांसेस को बढ़ा सके। और इन चीजों में नेचुरल ट्रेजर्स और कई हाई लेवल की मेडिसिनल पिल्स मौजूद होती है, और सभी को अच्छे से पता था कि अगर जियान बेंशिंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर लेता है तो फिर फॉलिंग स्टार पवेलियन की रेपुटेशन एक अलग लेवल पे पहुंचने वाली है, क्योंकि 2 बेंशिंग की लाइनें ऐसी होती है जिससे परफॉर्मेंस के जैसे फैक्शंस भी कंपेयर नहीं कर सकते। और जब जियान अपनी पीक कंडीशन में वापस लौटने का वेट कर रहा होता है तो यावलो आधे महीने के लिए कहीं चले जाते हैं, और 1 महीने के बाद मास्टर यावलो जो कि काफी ज्यादा टायर्ड और एग्जॉस्टेड लग रहे थे वो जियान के सामने अपीयर होते हैं। और एट द सेम टाइम वो एक डब्बे को जियान को पकड़ा देते हैं, और उस डब्बे को लेने के बाद जियान थोड़ा हैरान हो जाता है। यार जब जियान इस डिब्बे खोलता है तो उसके अंदर एक एमुलर कलर की गिलहरी मौजूद थी, और इस गिलहरी के अंदर से लगातार एक एक्सट्रीमली पावरफुल फ्रेग्रेंस फैल रही थी। और जैसे जियान इस फ्रेग्रेंस को इनहेल करता है तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है, और काफी देर तक उस गिलहरी को देखने के बाद जियान अपनी सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है कि ये बोधिसत्व पिल है। और जियान के इन शब्दों को सुन के मास्टर यावलो अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि एकदम सही कहा, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट बात है कि ये पिल सिर्फ 8 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को ही अट्रैक्ट कर पाई, नहीं तो इस पिल के मेडिसिनल इफेक्ट्स और भी ज्यादा खतरनाक होते। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारे पास पहले से वो बोधिसत्व हार्ट मौजूद है, और अगर हम उसके साथ इस बोधिसत्व पिल को भी मिला दे तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बेंशिंग क्लास में एडवांस करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और मास्टर यावलो कैसे मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के जियान का दिल भी थोड़ा प्रेशर फील करता है। और अभी जियान को समझ आ रहा था कि मास्टर यावलो को 15 दिन तक गायब होने का कारण ये था कि वो उसके लिए इस बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने की एक सही जगह को ढूंढ रहे थे, और जियान के लिए इस बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन जियान को ये अच्छे से पता था कि मास्टर यावलो के पास वो एबिलिटी है, वो इस बोधिसत्व पिल को रिफाइन करते टाइम 9 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि उनके पास कोई भी अच्छी फ्लेम नहीं है, और अगर उनके पास अभी भी बोन चिलिंग फ्लेम होती तो उनके लिए 9 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। यार जियान इस जेट बॉक्स को बड़े ध्यान से पकड़ते हैं और कहते हैं कि टीचर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सुन के मास्टर यावलो हंसते हुए कहते हैं कि हम टीचर और डिसाइपल के बीच इन वर्ड्स की क्या जरूरत है। यार तभी मास्टर यावलो कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होने के बाद जल्दी से रिट्रीट में जाना चाहिए, और फॉलिंग स्टार पवेलियन और यानलाइंस की पूरी जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, और मेरे होते हुए कोई ने हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी बेंशिंग क्लास में ब्रेक थ्रू करना, वरना जब 3 साल बाद वो पेराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होगी तो तुम्हारे पास वो एबिलिटी नहीं होगी कि तुम उसे कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि वो हेवली फ्लेम बहुत ही ज्यादा भयानक है। ये सुन के जियान चुपचाप से अपने सर को हाँ में हिला देता है, और जियान को भी अच्छे से पता था कि अगर वो सक्सेसफुली बेंशिंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर लेता है तो फिर वो कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट्स में शामिल हो जाएगा, और उसके और अनक्लाइन के बीच के फाइट में पेराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाने वाली है। तो जियान इस फ्लेम के ऊपर किसी भी हाल में गिव अप नहीं कर सकता। यार तभी मास्टर यावलो जियान के कंधों को थपथपाते हुए कहते हैं कि तुम बिना किसी चिंता के रिट्रीट में जा सकते हो, और काइलिन, लिटिल फेस डॉक्टर और बाकी सबकी स्ट्रेंथ के बढ़ाने के मामले को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इन सभी का कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा शानदार है, और अगर इन सभी को अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है तो डेफिनेटली इनकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, और जब तुम रिट्रीट से बाहर आओगे तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। और भाई यहाँ पे काइलिन, लिटिल फेस डॉक्टर और क्विंगलिन मौजूद होते हैं, लेकिन वो जियान और मास्टर यावलो की कन्वर्सेशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। यार तभी जियान हल्का सा नोट करता है और थोड़ा हिचकिचाने के बाद अपनी स्टोरी से एक जेट बोतल को बाहर निकाल लेता है, और इस जेट बोतल के मुंह को हेवली फ्लेम ने कवर करके रखा होता है, और इसके अंदर एक विक्सी सोल को सेंस किया जा सकता है। और जियान इस जेट बोतल को मास्टर यावलो को पकड़ाते हुए कहता है कि टीचर इसके अंदर हान फेंग की सोल है, और आप इससे अपने हिसाब से डील कर सकते हो। ये सुन के मास्टर यावलो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, और उनकी कॉम्प्लिकेटेड आंखें जाते हैं उस जेट बोतल के ऊपर, और भी मास्टर यावलो के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा उदासी से भरे होते हैं, क्योंकि कुछ भी हो एक टाइम पे मास्टर यावलो हान फेंग को अपने बेटे की तरह देखते थे, और उनके पास जो भी नॉलेज थी उन्होंने हान फेंग को दे दी थी। लेकिन हान फेंग के धोखे की वजह से मास्टर यावलो, जिन्हें उनके क्लैन ने अबेंडन कर दिया था, उन्होंने दोबारा से सफर किया, और मास्टर यावलो के लिए अपनी बॉडी खोना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बार बार मिलने वाले धोखे की वजह से उनका दिल काफी
काफी ज्यादा टूट चुका था। और ये सब सोचने के बाद मास्टर येलो अपने कांपते हुए हाथों से जेट बॉर्डर को पकड़ लेते हैं और उस जेट बॉर्डर को पकड़ने के बाद मास्टर येलो चुपचाप से हाँ में नोट कर देते हैं और अपने सामने खड़े हुए मास्टर येलो के सैडनेस से भरे एक्सप्रेशन को देख के ज़ियान भी थोड़ा उदास हो जाता है और एट द सेम टाइम ज़ियान अपने घुटनों पे आ जाता है और वो काउंट आउट करते हुए कहता है, टीचर मुझे ग्रो करने वाले आप हो और भले ही आप मेरे टीचर हो लेकिन आपकी पोजीशन मेरे लिए मेरे फादर की तरह है और आपको इतने सालों में जो भी ह्यूमिलेशन और दर्द सहना पड़ा है आपका ये डिसाइपल उस सब का बदला लेगा। और ज़ियान कैसे अचानक से घुटनों पे आते हुए देख मास्टर येलो हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत ही आगे बढ़ के ज़ियान को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ज़ियान को उठा पाते तभी काइलिन जिसके हाथों में लिटिल शाओ होती है वो भी ज़ियान की साइड में आके अपने घुटने टेक देती है क्योंकि वो ज़ियान की वाइफ थी और ज़ियान मास्टर येलो को अपने फादर की तरह मानता था तो नेचुरली उसके लिए ऐसा करना जरूरी था। और भले ही काइलिन कितनी भी ज्यादा जिद्दी क्यों ना हो लेकिन उसे बच्चे से पता था कि कभी कभी उसे अपने हस्बैंड की बात भी सुननी चाहिए। हाँ भाई ठीक है, डांगों वाले तो वाइफ दिखाई नहीं है लेकिन नोवेल के अंदर तो काइलिन ज़ियान की वाइफ ही है यार। अपने सामने कैसे सीन को देख के मास्टर येलो थोड़ा इमोशनल हो चुके थे और उनकी आंखें भी थोड़ी नम हो चुकी थी और उनके चेहरे पे जो थोड़ी देर पहले काफी उदासी थी वो भी काफी कम हो गई थी। और फाइनली यहाँ पे मास्टर येलो को समझ आ चुका था कि ऊपर वाले ने उनका साथ नहीं छोड़ा और भले ही उनकी पहली जजमेंट काफी खराब रही हो लेकिन दूसरी काफी अच्छी रही और इसी वजह से वो अपने डिसाइपल के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। और अभी लिटिल शाओ की वो बड़ी बड़ी आंखें मास्टर येलो के ऊपर टिकी हुई थी और मास्टर येलो को देखते हुए शाओ अपनी टूटी फूटी आवाज में कहती है ग्रैंड टीचर और लिटिल शाओ के इन शब्दों को सुनकर सभी लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और अभी मास्टर येलो का चेहरा भी खुशी से भर चुका था। तभी मास्टर येलो मुस्कुराते हुए शाओ को काइलिन को उससे उठा के अपने गले से लगा लेते हैं। इसके बाद वो काइलिन और ज़ियान को देखते हुए कहते हैं कि तुम दोनों जल्दी से खड़े हो जाओ, मेरी बूढ़ी हड्डियों में बस कुछ थॉट्स आ रहे थे और तुम दोनों पहले से काफी बड़े हो चुके हो और कहीं तुम दोनों को इस चीज का डर तो नहीं है कि मैं इस छोटी चीज की वजह से सुसाइड कमिट कर लूंगा। और मास्टर येलो के इन शब्दों को सुनकर ज़ियान मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वो काइलिन के हाथ को पकड़ के उसके खड़े होने में मदद करता है और फिर उस जेट बॉक्स को टाइटली पकड़ने के बाद उसकी नजर एक हिडन रूम के ऊपर जाती है जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के बैक माउंटेन्स के अंदर मौजूद था। अभी ज़ियान कहता है कि अब मेरे रिट्रीट में जाने का टाइम आ चुका है और मैं कब वापस लौटूंगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइम काफी लंबा होने वाला है। और ये सब कहने के बाद ज़ियान की नजर जाती है काइलिन के ऊपर। वो कहता है कि इस टाइम के दौरान टीचर तुमसे जो भी बोले तुम्हें उन ऑर्डर्स को फॉलो करना है। और ज़ियान के इन शब्दों को सुनकर काइलिन लिटिल फेयर डॉक्टर क्विंगलिन हाँ में नोट करती है और इस सीन को देख के ज़ियान एक गहरी सांस लेता है जिसके बाद वो मास्टर येलो की तरफ देख के एक बार अपने हाथों कप करता है और कहता है कि टीचर आप अपना ख्याल रखना। और ये कहने के बाद ज़ियान किसी भी चीज का वेट नहीं करता, वो तुरंत ही अपने पैरों को प्रेस करता है उस बड़े से पत्थर के दरवाजे के अंदर चला जाता है और ज़ियान के अंदर एंटर करती वो बड़ा सा पत्थर का दरवाजा एक बैंक साउंड के साथ तुरंत ही बंद हो गया था। और इस पत्थर के दरवाजे को ऐसे बंद होते हुए देख सभी लोग थोड़ी देर तक साइलेंट रहते हैं और चारों को अच्छे से सेंस हो रहा था कि ज़ियान की ये वाली रिट्रीट कुछ ज्यादा ही लंबी होने वाली है यार। तभी मास्टर येलो तीनों लेडीज की तरफ देख के कहते हैं कि चलो बाहर चला जाए और हम लोगों को बस अभी ज़ियान का बैंकिंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने का वेट करना है। और अभी मास्टर येलो के एक हाथ में शाओ होती है और वो अपने दूसरे हाथ को मूव करते हुए वहाँ से बाहर चले जाते हैं और काइलिन की टोली उन्हें फॉलो करती है। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़ियान की ये वाली रिट्रीट पूरे 2 साल तक चलने वाली है और 2 साल कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता और ज़ियान के इस बार रिट्रीट में जाने वाला टाइम सभी के एक्सपेक्टेशन से बाहर था और मास्टर येलो और बाकी सब के हिसाब से क्योंकि ज़ियान के पास वो बहुत ज्यादा हार्ट और बहुत ज्यादा पिल मौजूद है तो उसके लिए बैंकिंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह के रूमर से कि बहुत ज्यादा हार्ट को हासिल करने के बाद कोई भी बैंक क्लास में एंटर कर सकता है, लगता है लोग इस चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बताते हैं क्योंकि इतनी सारी प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में काफी टाइम भी लगता है। और भले ही बहुत ज्यादा हार्ट को हासिल करने के बाद कोई भी तुरंत ही बैंकिंग क्लास में एंटर नहीं कर सकता लेकिन ज़ियान जो कि 2009 चीज के पीक पे था उसे अपनी ट्रेनिंग से बाहर आने में सिर्फ 1 ही साल लगना चाहिए था। लेकिन सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन और विचार अलग अलग होते हैं और जब सभी लोग वेट कर रहे होते हैं तो टाइम काफी तेजी से गुजरता है। और जिस पत्थर के दरवाजे के अंदर ज़ियान ट्रेन कर रहा था उसके सामने काफी हरियाली घास जम चुकी थी और ये पूरा एरिया ही हरियाली से भर चुका था और इस 1 साल के दौरान फॉलिंग स्टार पवेलियन की जगह फॉरबिडन ग्राउंड बन चुकी थी और यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं था, बस कुछ लोगों को छोड़ के यहाँ पे कोई गेस्ट एल्डर पे एंटर नहीं कर सकता था। और 1 साल गुजरने के बाद काफी लोग परेशान हो चुके थे लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मास्टर येलो उस बड़े से पत्थर के दरवाजे के पीछे अभी भी हल्के सोरे को सेंस कर पा रहे थे और भले ही ओरा काफी हल्का हो लेकिन ये बिल्कुल भी वीक नहीं होता, बल्कि इसे सेंस करके मास्टर येलो को ऐसे लगता है जैसे कि ये ओरा डे बाय डे और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हो। और इसी ओरे की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोगों की परेशानी काफी कम हो जाती है और अभी ज़ियान को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और इसी वजह से वो कितने भी हेल्पलेस क्यों ना फील करे लेकिन वेट करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं रहता यार। जब ज़ियान अपने रिट्रीट में होता है तो सेंट्रल प्लेन के अंदर कई बड़े बड़े चेंजेस होते हैं लेकिन फॉलिंग स्टार पवेलियन रोल ऑफ सोल के जिस बदले का वेट कर रहा था वो अभी तक नहीं हुआ था और इसी वजह से मास्टर येलो के अंदर फॉलिंग स्टार पवेलियन इस समय का पूरा फायदा उठाता है और सभी लोगों की स्ट्रेंथ काफी देर से बढ़ रही थी और मास्टर येलो की वजह से और भी लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन को लगातार ज्वाइन कर रहे थे। और जब सेंट्रल प्लेन के अंदर ये बात फैलती है कि येलो बोस्तो पिल को भी रिफाइन कर सकते हैं तो कई छुपे हुए वो ओल्ड डिमंस भी बाहर आ जाते हैं और कई पीक दूसरों से टेम्पटेशन को नहीं संभाल पाते, वो तुरंत ही फॉलिंग स्टार पवेलियन
पवेलियन आके गेस्ट एल्डर्स बन जाते हैं। और ये गेस्ट एल्डर्स जिन्होंने की वॉइस ऑफ द अपील के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन को ज्वाइन किया होता है, इन्हें तुरंत ही तो वॉइस ऑफ द अपील नहीं मिलने वाली और नई एक्सपर्ट बेवकूफ थे और इनसे भी कुछ पता था कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। इसी वजह से ये लोग कुछ ऐसे रास्तों को ढूंढते हैं जिससे कि फॉलिंग स्टार पवेलियन की ग्रोथ बढ़ सके, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही यावलो इनके ऊपर भरोसा करेंगे और वॉइस ऑफ द अपील को रिफाइन कर पाएंगे। और ऐसा होने के बाद ये लोग उस लेजेंडरी शैंक क्लास की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। यार इस रीजन की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ काफी तेजी से राइज होती है और अभी फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ सेंट्रल प्लेन के अंदर उस लेवल तक पहुंच चुकी थी उसे परफॉर्म इसका सेक्ट जैसे फैक्शन से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन जैसे फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ और रेपुटेशन बढ़ती रहती है तो परफॉर्म इसका सेक्ट जिसकी पहले से फॉलिंग स्टार पवेलियन से दुश्मनी है वो बिल्कुल भी साथ नहीं बैठ पाता और पहले फॉलिंग स्टार पवेलियन की टेरिटरी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी और इसी वजह से दोनों फैक्शंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी कुछ ज्यादा बड़े नहीं होते थे। लेकिन जैसे फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो दोनों ही फैक्शंस की टेरिटरी एक दूसरे के अंदर घुसने लगती है और इसी वजह से नेचुरल सी बात है कि काफी जल्दी दोनों फैक्शंस के बीच काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। और एक पुराना फैक्शन है तो एक राइज होता हुआ फैक्शन और इन दोनों का कोलिजन काफी ज्यादा भयानक होगा और काफी सारी बैटल्स को लड़ने के बाद ये दोनों फैक्शंस कई हार जीतों का एक्सपीरियंस कर चुके थे और काफी टाइम तक फाइट करने के बाद भी दोनों फैक्शन एक दूसरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि बहुत ही जल्दी सेंट्रल प्लेन के अंदर एक न्यूज फैलती है और इस न्यूज के हिसाब से परफॉर्म इसका सेक्ट विल लाइटनिंग पवेलियन आइस रिवर्स वैली और सेंट्रल प्लेन के और भी पावरफुल फैक्शंस के साथ एक अलायंस को फॉर्म करने जा रहा है और वो लोग इस अलायंस का नाम रखते हैं परफॉर्म रिवर अलायंस और इस अलायंस की वजह से परफॉर्म इसका सेक्ट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी रीजन की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन थोड़ा डिसएडवांटेज में आ चुका था। लेकिन इस वजह से मास्टर यावलो और फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो कोर मेंबर्स होते हैं वो बिल्कुल भी पैनिक फील नहीं करते और पिछले कुछ टाइम में फॉलिंग स्टार पवेलियन काफी तेज से फैला है और भले इनकी टेरिटरी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है लेकिन इनका इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है और मास्टर यावलो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका फॉलिंग स्टार पवेलियन एक लूज फैक्शन बन के रह जाए और अभी उनका पूरा फोकस एक ऐसे एलीट ग्रुप के ऊपर था जो किसी भी टाइम भयानक अटैक के लिए रेडी बैठे हो और इसी रीजन की वजह से भले ही फॉलिंग स्टार पवेलियन की टेरिटरी काफी कम हो रही हो लेकिन वो बिल्कुल भी रिटेलिएट नहीं करते, वो लगातार पीछे हटते रहते और जैसे फॉलिंग स्टार पवेलियन पीछे हटता है उनकी डिफेंसेस की लाइनें काफी कम हो चुकी थी। लेकिन अब जब उनकी टेरिटरी आसपास की सिटीज में रह जाती है तो उनके डिफेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और ऊपर से कई गेस्ट एल्डर्स अलग अलग सिटीज में जाए कई वर्महोल्स को क्रिएट करते हैं जिस वजह से सभी की सभी सिटीज एक दूसरे से कनेक्ट कर सके और जब भी किसी सिटी के ऊपर खतरा मंडरा रहा होगा तो इन वर्महोल्स की वजह से मेन फोर्स को यहाँ पे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और इन सभी चीजों की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन की टेरिटरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और इसी वजह से अब जब परफॉर्म रिवर अलायंस अटैक करती है तो वो पहले की तरह फॉलिंग स्टार पवेलियन को पीछे नहीं हटा पाते और ये चीज काफी टाइम तक चलती रहती है और इसी रीजन की वजह से परफॉर्म रिवर अलायंस को अटैक करना बंद करना पड़ता है और इसी वजह से परफॉर्म रिवर अलायंस भी अपने कदम पीछे लेने लगती है और उनकी फॉलिंग स्टार पवेलियन से ब्लडी बैटल लड़ने कोई भी इंटेंशन नहीं थी और सभी को अच्छे से पता था कि अगर दोनों फैक्शंस के बीच ब्लडी बैटल होती है तो एंड में जो कौन जीतेगा वो क्लियर नहीं है और जब दोनों फैक्शंस के बीच हो रही है वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है तब फॉलिंग स्टार पवेलियन की रेपुटेशन दोबारा से काफी तेजी से बढ़ने लगती है और लोग अभी भी शौक में होते हैं कि फॉलिंग स्टार पवेलियन अपने स्ट्रेंथ के दम पे परफॉर्म रिवर लाइन से फाइट कर पाया जिसके अंदर परफॉर्म इसका सेक्ट विल लाइटनिंग पवेलियन और आइस रिवर्स वैली जैसे फैक्शंस मौजूद है और अपने बारे में सेंट्रल प्लेन में फैलते हुए इस न्यूज को सुन के परफॉर्म रिवर अलायंस काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में फॉलिंग स्टार पवेलियन और परफॉर्म रिवर अलायंस के बीच एक ब्लडी बैटल इरप्ट होने वाली है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोको लाइक और अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।